कभी दौड़ती थी जिंदगी बेफिक्र होकर, अब हर कदम पर ठहरने लगी है। ये घुटने ही हैं जो कहानी बयां करते हैं, हम उम्र से पहले ही थकने लगे हैं। क्या आपकी सुबह भी कुछ ऐसी ही होती है? हर एक कदम चुनौती सा लगता है। घुटनों का वो दर्द जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी थका देता है। एक समय था जब आप बिना सोचे समझे दौड़ते थे, चलते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, और अब हर कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। ये कहानी है लाखों लोगों की, शायद आपकी भी। ये कहानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसे आयुर्वेद में संधिगत कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास आपके अपने हेल्थ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस तकलीफ की जो हमारे बड़ों को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस, या शॉर्ट में कहूँ घुटनों का असहनीय दर्द। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी और अच्छी जानकारियां और अच्छी सटीक ट्रीटमेंट आपके सामने लाने की। आखिर क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस? क्या है ये संधिगतवात? कल्पना कीजिए कि आपके घुटनों का जोड़ एक मशीन की तरह है। इस मशीन के दो हिस्से यानी कि हड्डियां के बीच में एक मुलायम सी गद्दी होती है, जिसे कहते हैं, ये गद्दी शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, एक तरह से कुशन का काम करती है। और इन जोड़ों के बीच में एक चिकना तरल पदार्थ होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं और लोकल भाषा में ग्रीस कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं कि एक मशीन में ग्रीस या तेल होता है, तो उसी तरह से मशीन को चलने में आराम रहता है, उसका काम करने में आराम रहता है। उसी तरह हमारे जोड़ों के बीच में भी ये जो ग्रीस होती है, ये हमारे चलने फिरने में काफ़ी मदद करती है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में वात दोष यानी कि वायु तत्व बढ़ जाता है, तो ये जोड़ जब ये जोड़ों में पहुंचता है तो वहां की साइनोवियल फ्लूइड को धीरे धीरे सुखाने लगता है अपने रुक्ष गुण के कारण। चिकनाई कम होने से जोड़ों की जो गद्दी होती है, जैसे चिकनाई कम होगी तो जोड़ों की जो कार्ट्रेज होती है, जो गद्दी कहते हैं, वो घिसने लगती है। जब कार्ट्रेज घिस जाता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, है ना, यूं हड्डियां आपस में टकराने लगेंगी, जिससे दर्द और सूजन होता है। हमारा शरीर, क्योंकि हमारा शरीर इस डैमेज को खुद से ही ठीक करने की कोशिश करता है, जो कि हमारे शरीर का स्वभाव है, और उस जगह पर छोटी छोटी नई हड्डियां बना देता है। इन्हीं अतिरिक्त हड्डियों को हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं या बोन्स पर कहते हैं। ये कांटे जैसी हड्डियां स्थिति को और खराब कर देती हैं, जिससे कि दर्द और अकड़न बढ़ जाती है। मतलब शरीर तो हमारा बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना असंतुलित वे में होता है कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। तो बढ़ती उम्र एक कारण रहता ही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बात दोष भारी प्रभावी होना शुरू हो जाता है। बढ़ता हुआ वजन, पुरानी कोई चोट, कोई इंजरी हुई हो, या यूं कहूँ हमारी जीवन शैली, जो हम खाते पीते हैं, वो सब इसके प्रमुख कारण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता को वर्गीकृत करने के लिए मैं, या यूं कहूं कि इसकी स्टेजेस की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है, इन सबको मापने के लिए एक क्लेन-गेर्ग-लॉरेंस ग्रेडिंग स्केल होती है। उसके अकॉर्डिंगली ये 4 स्टेजेस में जो होता है रेखांकित किया गया है या पाया जाता है। सबसे पहली जो स्टेज होती है, इसको हम शून्य या नॉर्मल स्टेज कहते हैं, सामान्य अवस्था जो सब में होती है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में जोड़ को स्वस्थ माना जाता है और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई भी संकेत नहीं मिलता है। कार्य करने में कोई भी बाधा नहीं होती है और एक्सरे में भी जोड़ में कोई भी नुकसान दिखाई नहीं देता है। कार्टिलेज पूरी तरह से स्वस्थ होता है और जोड़ों के बीच में जो स्पेस होता है वो सामान्य होता है। इस स्थिति में स्टेज 0 में हमें किसी भी तरह के कोई भी उपचार की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का फुल्का जो हम अपना रूटीन एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वगैरह करते हैं, उसी से ही ये चीज़ मेंटेन रहती है। तो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ की रक्षा, तो स्टेज 1 वही है, स्टेज 0 वही है कि हम अपने इस
स्वस्थ घुटने को कैसे और स्वस्थ रखें, खैर बाद में बात करेंगे। फिर आती है स्टेज वन यानी कि माइनर। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की सबसे शुरुआती और सबसे हल्की अवस्था है, या मैं कहूँ पहली अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जोड़ के कार्टिलेज जो होते हैं इसमें मामूली सा घिसाव होना शुरू हो जाता है और हड्डी के छोटे उभार, जिन्हें बोन्स पर या ओस्टियोफाइट्स मैंने बताया, वो बनने हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं। हालांकि जोड़ों के बीच की जगह कम नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे उतनी ज़्यादा दर्द हमें महसूस नहीं होती है। इस अवस्था में मरीजों को आमतौर बहुत ही कम या मतलब बहुत ही, और चलने फिरने में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में ना पता ही नहीं चलता है जो स्टेज 1 मैंने कही, क्योंकि स्पेस होता है तो जो हड्डियां बड़ी होती हैं, ओस्टियोफाइट्स बने होते हैं, वो उतना नुकसान नहीं कर पाते। फिर आती है स्टेज 2, जिसे हम माइल्ड कहते हैं। ये वह अवस्था है जहां जोड़ को हुआ नुकसान अधिक ध्यान देने योग्य होता है, और इसमें जब हम एक्सरे कराते हैं तो बोन्स पर की वृद्धि हमें देखने को मिलती है, ओस्टियोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा पतला हो गया होता है या होना शुरू हो चुका होता है, लेकिन जोड़ों के बीच की जगह अभी भी नॉर्मल ही होती है, मतलब अभी भी स्पेस जो होता है वो मेंटेन्ड होता है, जिसका अर्थ है कि हड्डियां अभी तक भी एक दूसरे से रगड़ नहीं खा रही होती हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो लक्षणों का अनुभव करना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा। लंबे समय तक जब वो कोई एक्टिविटी करता है तो उसे दर्द महसूस होता है। आराम की अवस्था के बाद में वो दर्द ठीक हो जाता है, या फिर कई बार सुबह जब हम उठते हैं तो जोड़ों में अकड़न होता है, जब हम झुकते हैं, है ना, या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो टक टक कड़ 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 सी आवाज़ आती है। तो ये हल्की हल्की और हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, जो मतलब उतना मतलब सहन करने लायक होता है। फिर आती है स्टेज 3, जिसे हम मध्यम या मॉडरेट स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में जब हम एक्सरे देखते हैं तो कार्टिलेज को हुआ नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और हड्डियों के बीच की जगह स्पष्ट रूप से कम होती जाती है। मध्यम आकार के कई बोन्स पर या ऑस्टियोफाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। दर्द होता है, अकड़न होता है, बेचैनी होती है। मरीज को चलने फिरने, झुकने, पौड़ियाँ चढ़ने, पौड़ियाँ उतरने, या मैं कहूँ कि घुटनों के बल बैठने में काफ़ी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, या दर्द बढ़ती है। और जोड़ों में सूजन भी आ सकती है, मतलब कई केसेस में नहीं आती है लेकिन अक्सर आ जाती है। और इसके बाद में जो लास्ट स्टेज होती है, जिसे हम सीवियर यानी कि स्टेज 4 कहते हैं, गंभीर अवस्था, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की अंतिम और सबसे खतरनाक वाली अवस्था है। इसमें जोड़ों के बीच की जगह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि स्पेस बड़ा कम हो गया है, जिससे कि जो सुरक्षा प्रदान करने वाली कार्टिलेज है वो लगभग पूरी की पूरी घिस जाती है। हड्डियां एक दूसरे से टकराना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा घर्षण होता है। बड़े बड़े स्पर शरीर और एक्टिवेट होता है और बड़े बड़े स्पर्स और ऑस्टियोफाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं। सिनेबल फ्लूइड जो होता है, या तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा दर्द, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। सूजन होती है, गंभीर अकड़न होती है, गतिशीलता में और हिलने डुलने में और सामान्य एक्टिविटीज़ में भी, जो हमारे डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कठिनाई हो जाती है, और ये जो दर्द होता है बहुत ही असहनीय होता है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या हमें पूरी ज़िंदगी इसी दर्द के साथ जीना होगा, या हमारे किसी बड़े को जिसके हम दर्द सहन नहीं कर सकते हैं उसको ऐसे ही जीना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आयुर्वेद में हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति यहाँ एक उम्मीद की किरण बनाती है, एक उम्मीद की किरण जगाती है। आयुर्वेद सिर्फ दर्द को दबाता नहीं है, बल्कि रोग को जड़ से खत्म भी करता है। आयुर्वेद का लक्ष्य है बढ़े हुए वात को शांत करना और जोड़ों को फिर से पोषण देना। इसमें सबसे पहले स्थान पर जो चिकित्सा आती है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्रमुख रूप से चिकित्सा की जाती है वो है पंचकर्म चिकित्सा। तो आयुर्वेद में सबसे बड़ी शक्ति पंचकर्म की है, यानी कि शरीर का शोधन करना। तो पंचकर्म के अंदर वर्णित जानुवस्ती इसके अंदर बहुत ही कारगर है। इसमें विभिन्न मेडिकेटेड ऑयल्स को घुटनों के ऊपर रखा जाता है,
है ना, लगभग 45 से 50 मिनट तक ये प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें सीधे जोड़ों में जाकर सूखी हुई चिकनाई को वापस लाने का प्रयास किया जाता है। और दर्द में जब वो चिकनाई वापस आएगी तो ऑब्वियसली दर्द में आराम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत तरह की अनुवासन और स्थापन वस्ती दी जाती हैं, जिनसे कि काफ़ी लाभ होता है। पत्र पोटली स्वेद या रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार बहुत से ऐसे पंचकर्म के अंदर प्रोसीजर्स हैं जो कुशल चिकित्सक के द्वारा प्लान किए जाते हैं और आपको निसंदेह पहली 2 से 3 सिटिंग्स में ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जैसे अश्वगंधा है, निर्गुंडी है, पारिजात है, शल्यकी है, डिफरेंट गूगल्स हैं, इसमें त्र्योदशांग है, केशोर है, महायोगराज है, योगराज है, इस तरह के विभिन्न तरह के गूगल्स हैं, हल्दी है, अदरक है, जैसे चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक दर्द निवारण का काम करती हैं और सूजन को कम करती हैं। बहुत सारी रस औषधियाँ हैं जिनके आपको चमत्कारिक मतलब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पर लेकिन ये सारी औषधियाँ जो हमें और ये पंचकर्म या ये जितनी भी औषधियाँ हमने बताई, आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही लेने चाहिए। आपका किचन आपकी पहली फार्मेसी है। सही आहार से भी हम बढ़े हुए वात को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आता है कि अगर ये दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, तो ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन साथ में हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमें लाभ हो। तो घी और तेल, शुद्ध देसी गाय का घी घर में बना हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया। तिल का तेल, सरसों का तेल जोड़ों के लिए अमृत माना गया, इसको अपने आहार में लाएं। ये प्राकृतिक चिकनाई प्रदान करते हैं। गर्म और ताज़ा भोजन, हमेशा गर्म, ताज़ा और सुपाच्य भोजन करें। लहसुन, अदरक, हींग, हल्दी ऐसे मसालों को अपने खाने में स्थान दें। लौकी, तोरई, परवल या मौसमी सब्जियां जो उस मौसम में होती हैं, उन सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। रात को हल्दी वाला गर्म दूध जरूर लें। कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आप तिल, रागी, अलसी है ना, इनका सेवन कर सकते हैं और सुबह सुबह की धूप में जो है जरूर करें। तो ये तो चीज़ें हो गई क्या खाएं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो जितनी भी ठंडी और सूखी चीज़ें हैं, वात को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो हमें नहीं लेनी है। जैसे फ्रिज का पानी आपने नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स हुए, आइसक्रीम हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं लेना। जितना भी पैक्ड बंद फूड होता है, बिस्किट हुए, चिप्स हुए, है ना, नमकीन हुए, डीप फ्राई, समोसे, पकोड़े, है ना, ये सब बात को बढ़ाते हैं, ये नहीं लेने। खट्टी चीज़ें है ना, जैसे टमाटर, इमली, है ना, दही, विशेषकर रात को तो दही बिल्कुल नहीं लेना है। राजमा हुए, छोले हुए, गोभी हुई, ये सब बात को बढ़ाती हैं, तो ये सब चीज़ें आपने नहीं लेनी है या इनका सेवन कम करना है। अब बात आती है कि जीवन शैली में हम ऐसे क्या बदलाव लाएं। तो दवा के साथ साथ अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, दवाई भी हम कर रहे हैं, आहार भी हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, तब भी हमें इस बीमारी से निजात पाना मुश्किल हो जाता। तो दिनचर्या के लिए क्या करें। तो दिनचर्या के लिए हमें नियमित दिनचर्या में हमें समय पर सोना है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करना है। तो समय पर सोना है, समय पर उठना है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करना है। रोज अभ्यंग, रोजाना हल्के गर्म तेल या महानारायण तेल, सहचर तेल, बहुत से तेल होते हैं, या कुछ भी ना हो तो तिल तेल से घुटनों की मालिश करनी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का बढ़ता है और अकड़न भी कम होती है। नहाने में जो है गर्म पानी का यूज़ करना है, पीने में भी गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है। अगर वेट है तो उसको नियंत्रित करना है, और क्योंकि जितना वेट होगा वो घुटनों के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिससे कि ये दिक्कत बढ़ सकती है। अगर मैं योग की बात करूं तो योग भी इसमें एक संजीवनी का काम करता है। तो योग और व्यायाम जोड़ों को गतिशील रखते हैं, इसलिए ध्यान रहे दर्द में जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना है। जितना आप कंफर्टेबली कर सके उतना ही करना है। इसमें सूक्ष्म व्यायाम है ना, बैठकर पैरों को धीरे धीरे सीधा करना, मोड़ना, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वो करें। पंजों को अपने गोल गोल घुमाना है ना, और आसन में पवन मुक्तासन इसमें काफ़ी फायदा करता है ना। जानु संचालन है ना, वो घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वो मन को भी शांत करता है और शरीर के बात को भी संतुलित करता है। तो ये क्रियाएं भी आप साथ में किसी कुशल योगा चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं। अब दर्द से हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सही ज्ञान, सही आहार, सही जीवन शैली और सही चिकित्सा से हम किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं।
ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें धैर्य की ज़रूरत है। पर हर वो कदम जो आप आज अपनी सेहत के लिए उठाएंगे, वो आपको दर्द मुक्त और खुशहाल कल की ओर लेके जाएगा। तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं। आज ही अपनी पंचकर्म चिकित्सा की बुकिंग के लिए या इस रोग की मुक्ति के लिए, और मैं कहूँ नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए, री रिप्लेसमेंट जैसे महंगे ऑपरेशन से बचने के लिए एक बार पंचकर्म चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाकर देखें। लेकिन ये किसी कुशल पंचकर्म चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। आपके रसोई में बदलाव लाएं। सुबह 10 मिनट जो है अपने शरीर में तेल की मालिश करें, जिसे हम अभ्यंग कहते हैं, वो करें। दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, योग, प्राणायाम, इनको अपनी जीवन शैली में लाएं। तो शुरुआत छोटी ही सही, पर करें जरूर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, या जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करते हुए जाइएगा। और कोई भी किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो अपने नीचे दिए हुए नंबर पे या कमेंट बॉक्स पे जाके हमें कमेंट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट फ़ोन पे जब मर्जी आप बात करें। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये लाभकारी रहेगी। अगर आपके दर्द को हम थोड़ा सा भी कम कर पाएँ तो ये हमारे वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम हासिल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।